Hello, students. Welcome. I am Jyoti Rajput, and today we are going to start with the very first chapter of 10th biology, that is heredity and evolution. In this chapter, here, first, this are the content which is present. So, we are going to finish all these topics in this chapter. So, the very first topic is heredity and heredity changes. So, सबसे पहले heredity का मतलब है जो भी पेरेंट्स के पास कैरेक्टर्स प्रेजेंट है वो जो है सारे के सारे ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में नेक्स्ट जनरेशन में बाय द हेल्प ऑफ द जीन्स। तो ये जीन्स एग्जैक्टली है क्या? सो अगर मैं कोई डीएनए का छोटा सा सेगमेंट लूँ तो उसको हम जीन्स बोलेंगे। तो सपोज जो भी डीएनए हमारे सेल में प्रेजेंट है इट इज 2.2 मीटर लॉन्ग। सो उसमें से अगर मैं कोई छोटा सा सेगमेंट ले लूँ और उसको हम जीन्स कहेंगे। सो जो जीन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। अगर हम ये डायग्राम देखते हैं ऑफ द क्रोमोसोम, सो हियर सपोज ये हमारा क्रोमोसोम है। सो अगर हम इसी क्रोमोसोम को डीकंडेंस करेंगे, सो हियर इट इज गोइंग टू सी दैट हियर द डीएनए इट इज प्रेजेंट। जो डीएनए है क्रोमोसोम में बहुत ही कंडेंस फॉर्म में, बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। और अभी हमने कहा कि अगर हम कोई भी सेगमेंट लेते हैं डीएनए का तो उसको हम जीन कहते हैं। सो दिस इज हाउ द जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। और जीन्स जो है यहाँ पर वही है जो कि आगे जाके आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे और आगे जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे जीन एक्सप्रेशन। आगे यहाँ पर हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लाइक द साइंटिस्ट ग्रेगोर जोहान मेंडल। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों? बिकॉज यही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जीन्स के बारे में स्टडी की। सो ही डिड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द स्वीट गार्डन पी एंड हियर ही उनकी ही वजह से हमें जीन्स के बारे में काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन पता चली। उन दौरान वो जीन्स को फैक्टर करके बुलाते थे एंड हियर दे गेव अ नंबर ऑफ लॉज ऑन दिस जीन्स। सो इसीलिए यहाँ पर उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स करके बुलाते हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाते हैं लाइक द ह्यूगो डिवरीज। उन्होंने दी थी म्यूटेशन थियरी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी डीएनए में चेंज आता है तो उसकी मॉर्फोलॉजी में भी चेंज देखने मिलता है। सो जो जो चेंज हो रहा है डीएनए में वो किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है, जिसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, कुछ केमिकल है या तो फिर टॉक्सिक चीजें हैं। सो उनको हम कहते हैं म्यूटाजेंट्स। सो जो म्यूटाजेंट्स से म्यूटेशन लेकर आते हैं, चेंज लेकर आते हैं डीएनए में, जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी में भी चेंज नजर आता है। सो दिस वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट दैट इज ह्यूगो डिवरीज। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट की, दैट इज वॉल्टर एंड सूटन, जिन्होंने यहाँ पर स्टडी किया था क्रोमोसोम्स के ऊपर, स्पेशली ग्रासहोपर क्रोमोसोम के ऊपर। और फिर उन्होंने ही थ्योरी दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी। सो हियर दे टोल्ड अस अबाउट द इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रोमोसोम। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज एवरी मैककार्थी एंड मैक्लियोड, जिन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने ही प्रूव किया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और साथ साथ उन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। बहुत ही लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जहां पर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे कि वायरसेस। सो कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जिसमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है और कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जिसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की। ये फ्रेंच साइंटिस्ट है जैकब एंड मोनोड। सो सबसे पहले इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था इट वाज डन ऑन द बैक्टीरियल सेल, दैट इज एस्चुरेशिया कोलाई। जिन्होंने उसमें देखा कि किस तरीके से जो लैक्टोज शुगर है वो ब्रेक डाउन होता है और किस तरीके से ये जो बैक्टीरिया उसका कंजम्पशन करता है, यूज करता है, उसका लैक्टोज का डाइजेशन कैसे हो रहा है। और जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं वो एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। सो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो हाउ द प्रोटीन फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो इस तरीके से उन्होंने ये पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व किया और यहाँ पर लैक ओपेरॉन के थ्रू इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस। और उसके साथ साथ इन्होंने जेनेटिक कोडॉन्स के भी बारे में बात किया विच इज प्रेजेंट इन द डीएनए। अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, दैट इज आर डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ज्यादा यूज की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है, कोई भी अगर प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उसके डीएनए को चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा बेटर बनाते हैं। सो हियर दिस इज हाउ बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग, वी आर डूइंग इम्प्रूवमेंट इन द एनिमल्स, वी आर डूइंग इम्प्रूवमेंट इन द प्लांट्स, ताकि जो भी यील्ड ऑब्टेन होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके और जो क्वालिटी है हम उसको एनहेंस कर सकें, सो दैट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सो ये जो हेरिडिटी है ये काफ़ी ज़्यादा फील्ड में यूज़ की जाती है फॉर लाइक द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस, डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, और काफ़ी सारे हेरिडिटी डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने में यूज़ किया जाता है इसका इंफॉर्मेशन, और ऑल्सो हाइब्रिड टाइप के वराइटीज़ क्रिएट करने में, सो लाइक द हाइब्रिड वराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ऑल्सो इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो, सो दैट जो भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो, सो जैसे कि अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीन में अल्टरेशंस लेकर आएंगे, ताकि जो भी बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इट कुड बी यूजफुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हाउ देयर इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। सो यहाँ पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में। सो यहाँ पर डीएनए से हमेशा बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन, तो इसको हम कहेंगे सेंट्रोल डॉग्मा। सो ये जो न्यूक्लिक एसिड है हमारा, डीएनए है, आरएनए है, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है अगर हम देखें तो इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है लाइक द शुगर, और जो शुगर है वो पेंटोस शुगर है, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 कार्बन नजर आएंगे। सो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज द कार्बन नंबर 5। ओके, सो यहाँ पर आपको 5 कार्बन नजर आते हैं, तो हम इसको पेंटोस शुगर करके बुलाएंगे। ये जो शुगर है डीएनए में भी ऐसा ही है और आरएनए भी ऐसा ही है, बस स्लाइट चेंज ये है कि ये जो कार्बन नंबर 2 है, अगर यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन दिया है, ओके, देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट, ओके, देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट इफ इट इन दिस शुगर, तो ये जो शुगर है आपको नजर आएगा डीएनए के अंदर। लेकिन अगर कार्बन नंबर सेकंड पे यहाँ पर अगर मैं OH लिख देती हूँ, इट मींस देयर इज प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन ग्रुप ओवर हियर, तो ये जो शुगर है यू विल फाइंड ओनली इन द आरएनए। तो इस तरह के सिर्फ स्लाइट डिफरेंस आपको नजर आएगा शुगर में, जो कि OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो आरएनए का शुगर है, और अगर OH ग्रुप नहीं है तो आपको डीएनए में नजर आएगा, इसलिए हम उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बुलाते हैं डीएनए को, और राइबो न्यूक्लिक एसिड बुलाते हैं दैट इज आरएनए को। अब यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट आ जाता है लाइक द नाइट्रोजनस बेस, ओके, और फिर तीसरा कंपोनेंट आ जाता है दैट इज फॉस्फेट। फॉस्फेट में ये माइनस चार्ज है, इसीलिए जो डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड में, एक तो पेंटोस शुगर, दूसरा दैट इज द नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा आ जाता है दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप। और मेन चीज याद रखना, जो नाइट्रोजन बेस है इट इज ऑलवेज अटैच ऑन द कार्बन नंबर 1, और जो फॉस्फेट ग्रुप है इट इज ऑलवेज अटैच ऑन कार्बन नंबर 5 ऑफ द राइबोज शुगर। सो दिस इज हाउ द attachment of the component which are present with each other. So जो DNA है हमारे बॉडी में वही है जो सेल को कंट्रोल करता है, और हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस है, उसको कंट्रोल करता है। सो हमने देखा कि अभी बताया कि जो हमारे mRNA है, RNA there are of 3 types, mRNA, rRNA and tRNA. So जो mRNA प्रोड्यूस हो रहा है DNA से, ये mRNA भी न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना हुआ है। So if we study about the detail of DNA and RNA, यहाँ पर you can see the 2 strands are present in DNA, और ये दोनों के दोनों DNA के strands helically coiled हैं एक दूसरे के साथ, okay, और यहाँ पर here if we see these strand, इसी स्ट्रैंड में आपको शुगर फॉस्फेट नजर आएगा, अगेन द शुगर एंड फॉस्फेट नजर आएगा। सो ये जो स्ट्रैंड है ये शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, और बाकी ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इट इज इंडिकेटिंग द नाइट्रोजनस बेसिस। तो डीएनए में आपको 4 नाइट्रोजन बेसिस नजर आएंगे, एक तो साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड थाइमिन। डीएनए में हमेशा थाइमिन प्रेजेंट होगा, ओके। और दूसरी बात, अगर हम आरएनए के बारे में बात करें, यहाँ पर आरएनए में आपको हमेशा एक ही स्ट्रैंड नजर आएगा, इट इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड, और इसके स्ट्रैंड में भी ये जो स्ट्रैंड है शुगर फॉस्फेट का ही बना होगा, ये पूरा स्ट्रैंड एक तरीके से ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, ओके। और ये जो रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स like the cytosine, guanine, adenine and the uracil. Remember, RNA में थाइमिन कभी नहीं मिलेगा, हमेशा ही यूरेसिल मिलेगा। इसलिए अगर कोई भी स्ट्रैंड आपके सामने आता है और उसमें यूरेसिल है तो समझ जाना चाहिए वो RNA है, और अगर कोई स्ट्रैंड में आपको थाइमिन नजर आता है तो समझ जाना चाहिए कि वो जो स्ट्रैंड है वो DNA का स्ट्रैंड है। सो इस तरीके से आपको ये DNA और RNA का स्ट्रक्चर देखने मिलेगा।
यहाँ पर अगर हम देखें, अभी हमने नाइट्रोजनस बेसिस की बात की थी जिसको हमने नाम लिया था, दैट इज द एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। सो इसमें से जो एडेनिन और ग्वानिन है वो प्यूरिन्स नाइट्रोजन बेसिस हैं, और ये जो थाइमिन और साइटोसिन है, और इसके साथ साथ ये जो यूरेसिल है, दीज आर द पिरिमिडीन्स। हम इनको पिरिमिडीन्स करके बुलाते हैं। ओके, सो अगर हम डीएनए के बारे में बात करें, डीएनए में ग्वानिन हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर्म करता है साइटोसिन के साथ, और एडेनिन हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करता है थाइमिन के साथ। और जब भी एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करेगा थाइमिन के साथ, दे आर अटैच विद ईच अदर बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और साइटोसिन जब भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर्म करेगा ग्वानिन के साथ, देयर इज ऑलवेज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। सो इस तरीके से इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे से अटैच रहते हैं। और अगर इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दिया जाए जस्ट बिकॉज ऑफ स्लाइट हीट, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ये दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सो दीज आर एक्चुअली द न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और जहां पर ये अटैच्ड है ये जो स्ट्रैंड, इसको हम ये बनी होती है शुगर और फॉस्फेट की। सो जिस इसी तरीके से जो डीएनए है वो बना होता है। अब हम बात करेंगे एक एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमआरएनए के बारे में, दैट इज मैसेंजर एमआरएनए। तो ये जो आरएनए है काफी स्ट्रेट है, ये लीनियर है स्ट्रक्चर इसका। ओके, और यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं ये सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करूँ, ये तो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनते हैं कोडॉन्स। तो ये जो AUG कोडॉन है, दिस इज द स्टार्ट कोडॉन। और फिर बाकी के भी कोडॉन्स हैं, जो ट्रिपलेट फॉर्म में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं हम उसको कोडॉन्स बुलाएंगे। इससे पहला कोडॉन है, सेकंड कोडॉन है, थर्ड कोडॉन है। सो इस तरीके से पूरे सीक्वेंस को कवर करेंगे एमआरएनए के। और जो लास्ट वाला आता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द स्टॉप कोडॉन। और स्टॉप कोडॉन्स टोटल अगर देखें तो 3 है, दैट इज UAA, या फिर इसके बदले अगर UGA है तो वो भी स्टॉप कोडॉन है, और UAG है तो ये भी स्टॉप कोडॉन है। UAA, UGA, UAG, ये 3 स्टार्ट कोडॉन्स हैं जो कि बॉडी में काम करते हैं। सो एमआरएनए में यहाँ पर फर्स्ट होगा, ये होगा 5 प्राइम एंड, द वेरी फर्स्ट स्टार्ट कोडॉन जहाँ पर प्रेजेंट होगा इसको हम कहेंगे 5 प्राइम एंड। और एमआरएनए में जो लास्ट एंड होगा हम उसको कहेंगे 3 प्राइम एंड। ओके, सो ये जो AUG कोडॉन है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू कोड फॉर अमाइनो एसिड मीथायोनिन। ये दूसरा कोडॉन GGC, ये हमेशा ग्लाइसिन को कोड करेगा। ये तो फिर ये स्पेसिफिक है, किसी न किसी अमाइनो एसिड के लिए ये कोडॉन जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। ओके, सो याद रखना AUG ये स्टार्ट कोडॉन है, और ये UAA ये स्टॉप कोडॉन है, ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। सो जो सीक्वेंस होगा, तो जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट होगा कोडॉन का, वही सीक्वेंस का आपको ये पेप्टाइड बॉन्ड ये पेप्टाइड चेन है उसका फॉर्मेशन नजर आएगा। और सपोज ये एक अमाइनो एसिड है, ये सेकेंड अमाइनो एसिड, ये एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ही अटैच रहेंगे। सो इस तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच होंगे, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच होंगे। और ये जो पूरी चेन है हम इसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, हम इसको कहेंगे पेप्टाइड चेन या तो फिर पॉलीपेप्टाइड चेन। आगे अगर हम एमआरएनए के बारे में और ज़्यादा पढ़े डिटेल में, सो हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ द एमआरएनए। एक के पास प्रेजेंट है 5 प्राइम एंड, और दूसरे पास के पास प्रेजेंट है एक एंड में 3 प्राइम एंड। और AUG जहाँ पर है वो स्टार्ट कोडॉन है, मतलब जो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो AUG से ही स्टार्ट होगा, और प्रोटीन का फॉर्मेशन एंड होगा स्टॉप कोडॉन तक। जैसे कि UAA है, UGA है, UAG है, ये 3 स्टॉप कोडॉन है। सो इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो उसी प्लेस पर स्टॉप होगा, और बाकी के जो बीच में कोडॉन्स आ जाते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द एमआरएनए लुक्स लाइक, जो कि लीनियर शेप है। अब हम बात करेंगे टीआरएनए की, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर टीआरएनए। सो यहाँ पर हियर इफ यू सी द डायग्राम, यहाँ पर हियर सबसे पहले अगर हम टॉप रीजन पे देखें तो ये 3 प्राइम एंड है, ये दिस इज वन ऑफ द एंड ऑफ दिस दिस टीआरएनए। तो यहाँ पर अमाइनो एसिड अटैच्ड होकर आएगा, इसलिए हमने कहा इसको अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। ओके, वैसे तो अगर देखा जाए ये जो एमआरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कभी कभी कि यहाँ पर जो 2 स्ट्रैंड से पास पास में अगर आ जाए तो यहाँ पर भी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म होने
होने लगते हैं, लेकिन जहाँ पर दो स्ट्रैंड पास में नहीं आते तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। और यहाँ पर लूप नजर आएंगे, डी लूप, T loop, and this is called as anticodon loop because here in this region there is presence of the anticodon. So यहाँ पर if you see the diagram, यहाँ पर tRNA के पास हमेशा ही एंटीकोडॉन होगा। सो हियर इफ यू सी दिस इज द mRNA और mRNA के पास होगा हमेशा कोडॉन। तो कोडॉन और एंटीकोडॉन, सो mRNA का कोडॉन और tRNA का एंटीकोडॉन हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर्म करेंगे। लाइक G इज ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विथ C, A इज ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद द U। रिमेंबर हम mRNA पढ़ रहे हैं, DNA नहीं तो A के साथ T होता, लेकिन ये RNA है तो हम A के साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर U के साथ ही होगा और G के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर्म होता है C के साथ। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर्म होता है कोडॉन्स और एंटीकोडॉन्स के बीच में। सो यहाँ पर अगर हम जेनेटिक कोडॉन के बारे में पढ़ें, सो हरगोबिंद खुराना ही इज द वेरी फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था टू एक्सपोज द जेनेटिक कोड विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी। तो यहाँ पर जो कोडॉन्स हैं हियर दे आर ऑलवेज इन ट्रिपलेट फॉर्म। सो न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर यहाँ पर कोडॉन्स फॉर्म करेंगे। सो हियर दिस इज द स्टार्ट कोडॉन AUG एंड हियर दीज आर द 3 स्टॉप कोडॉन विच इज प्रेजेंट इन द जेनेटिक कोडॉन। सो टोटल यहाँ पर 64 जेनेटिक कोडॉन्स प्रेजेंट है जो कि कोड करते हैं अमाइनो एसिड के लिए। जैसे कि अगर ये देखें UUC इट इज कोडिंग फॉर फिनाइलालैनिन, और ये वाला भी कोडॉन फिनाइलालैनिन के लिए ही कोड करता है। CUG इज कोडिंग फॉर द ल्यूसीन। सो इस तरीके से कोई ना कोई कोडॉन कोई ना कोई अमाइनो एसिड्स को क्या करता है, कोड करता है। So in detail we will study about the process of transcription. So suppose हमने ले लिया है ये हमारा double stranded DNA. Okay, so here this is a DNA strand. Okay, so DNA से फॉर्मेशन होने वाला है RNA का, तो हम DNA का एक स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट यूज करेंगे ताकि RNA का फॉर्मेशन हो सके। सो सबसे पहले हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, वो है RNA पॉलीमरेज, जिसके वजह से RNA का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ बैठा चलाएगा सिग्मा फैक्टर। ओके, सो ये यहाँ पर हमारा जो DNA है यहाँ पर दो साइड प्रेजेंट होंगे, एक तो प्रमोटर साइट होगा और दूसरा होगा टर्मिनेटर साइट। प्रमोटर साइट के प्लेस से ही जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा और टर्मिनेटर साइट के प्लेस से ही जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो एंड होगा। तो सबसे पहले सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ आएगा। सिग्मा फैक्टर जरूरी है क्योंकि वो ही है जो बताता है आरएनए पॉलीमरेज को कि प्रमोटर के पास कहाँ जाके बैठना है। सो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ होगा और यहाँ पर here the RNA polymerase is going to bind on the DNA at the place of promoter site और आगे ये सिग्मा फैक्टर रिलीज आउट हो जाएगा और यहाँ पर दिस इज द टेम्पलेट ऑफ द डीएनए और इसी के ही बेसिस से आरएनए का क्या होगा, फॉर्मेशन। अगर यहाँ पर सपोज डीएनए का टेम्पलेट जी है तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा सी। ओके, सो ये डीएनए जो है न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है। सो न्यूक्लियोप्लाज्म में काफी ज्यादा फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो एक एक करके अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो 3 प्राइम एंड से अटैच होना स्टार्ट होंगे और यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी द 5 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए और यहाँ पर ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक ये टर्मिनेटर साइट नहीं आ जाता। फिर जैसे ही टर्मिनेटर साइट आ जाएगा वहां पर स्टॉप कोडॉन होगा जैसे कि UAA, UGA और UAG, जहां पर हियर एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट डिसोसिएटेड। आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाएगा, आरएनए डिसोसिएट हो जाएगा और डीएनए भी अलग हो जाएगा और ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर अटैचमेंट के लिए उसे सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अब यहाँ डिटैच होने के लिए इसे रो फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। जैसे टर्मिनेटर साइट आता है रो फैक्टर की वजह से ये क्या हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज रिमूव आउट हो जाता है और हमें जो मिला है वो है दैट इज आरएनए और वो हम उसको कहेंगे दैट इज आरआरएनए। वी कॉल देम एमआरएनए। सो ये सिग्मा फैक्टर इंपॉर्टेंट है टू अटैच आरएनए पॉलीमरेज और इस तरीके से इन चीजों की जरूरत पड़ती है फॉर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। So here the transcription it is seen the formation of the RNA has been completed. अब जो है हम देखेंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ये हमारा mRNA फॉर्म हुआ था न्यूक्लियस के अंदर। अब ये mRNA जो है एक तरीके के प्रोसेस देखने मिलेगी हमें। ओके, लाइक यहाँ पर 5 प्राइम
के पास कैपिंग नजर आएगी, 3 प्राइम के पास पॉली ए टेल का एडिशन होगा। इस तरीके से जो mRNA है वो मैच्योर हो जाएगा और हम देखेंगे आगे किस तरीके से रिमूव होता है इंट्रॉन्स और फिर यहाँ पर मैच्योर आरएनए से मैच्योर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। सो अब मैच्योर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा और यहाँ पर हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी देयर इज अ स्टार्ट कोडॉन AUG। तो यहाँ पर ये है the AUG it is present और end में हमेशा ही होगा the stop codon like here the stop codon further it is going to see in the end process। तो here सबसे पहले ये जो RNA present है इसके पास सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट पहले अटैच होगा राइबोसोम का और फिर लार्जर सब यूनिट बाद में अटैच होगा राइबोसोम का। और यहाँ पर राइबोसोम के ऊपर E, P और A साइड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो tRNA आएगा वो आएगा P साइड के ऊपर अमाइनो एसिड को लेकर और ये चार्ज tRNA है जो अमाइनो एसिड को लेकर आएगा और वो अटैच हो जाएगा इस साइड पे। Here we call them AUG and here the tRNA with the anticode tRNA with the anticodon is the UCA और यहाँ पर here this is the first tRNA which is present along with the amino acid। अब क्या होगा यहाँ पर this site is going to be the next site। okay so यहाँ पर अब दूसरा tRNA आएगा अमाइनो एसिड को लेकर और फिर बाद में ये जो है इस तरीके का स्लाइडिंग प्रोसेस नजर आएगा। ये जो राइबोसोम है ये आगे मूव फॉरवर्ड होते जाएगा और अब जो पहला tRNA P साइड पे था वो E साइड में आ जाएगा और यहाँ से जो अमाइनो एसिड है वो क्या हो जाएगा डिटैच। एंड नाउ द अमाइनो एसिड इज गोइंग टू अटैच विद द सेकंड अमाइनो एसिड व्हिच इज कमिंग अलोंग विद द नेक्स्ट tRNA और इस तरीके से ये एक तरीके की चेन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी और ये जो राइबोसोम है ये आगे बढ़ते जाएंगे एक स्लाइडिंग प्रोसेस के थ्रू और हमें देखने मिलेगा कि किस तरीके से जो प्रोटीन है वो क्या हुए हैं फॉर्म हुए हैं। आगे हम प्रोसेस में देखते हैं कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में देखने मिलेगी जहाँ पर डीएनए फॉर्म करेंगे एमआरएनए। ये जो एमआरएनए फॉर्म हुआ है ये इमेच्योर एमआरएनए है क्योंकि इसमें कुछ इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स प्रेजेंट है। हियर दीज आर द इंट्रॉन्स हम सॉरी सो हियर इफ वी सी द डायग्राम हम इसको कहते हैं दीज आर द इंट्रॉन्स। दीज ग्रीन वन सपोज दीज आर द इंट्रॉन और जो रेड वन है हम इसको बोलते हैं एक्सॉन। सो इंट्रॉन एक्सॉन दे आर प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए व्हेन द एमआरएनए इज कमिंग फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब जो है यहाँ पर मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर 5 प्राइम एंड पे 5 प्राइम कैपिंग होगी और 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल मतलब कि बहुत सारे एडिनिलाइट न्यूक्लियोटाइड एडिशन हो जाएंगे 3 प्राइम एंड पे और यहाँ पर रिमूवल होगा इंट्रॉन्स का। हियर द इंट्रॉन्स दे आर गोइंग टू गेट रिमूविंग सो रिमूव कर दिए जाएंगे स्प्लाइसिंग के थ्रू एंड नाउ दिस एमआरएनए इट इज गोइंग टू बी विदाउट द इंट्रॉन्स। अब हम इसको बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए एंड नाउ हियर ये साइटोप्लाज्म में आएगा एमआरएनए एंड हियर इन्हीं की वजह से एमआरएनए की वजह से जो है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा दैट इज द चेन ऑफ द अमाइनो एसिड एंड फर्दर हियर देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। सो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आपको नजर आएंगी एक सेल के अंदर दैट इज ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का और ट्रांसलेशन का दिखाई देता है। In order for our bodies to function, we need to supply them with a variety of nutrients we get from our diet. Our bodies cannot use the food as it is when it enters our digestive system. The process of chemical digestion uses different proteins and enzymes to break down the food particles into usable nutrients our cells can absorb. And where are the instructions to manufacture these and all the different types of proteins we need to stay alive? The instructions to make proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. For some genes, the encoded RNA is used to synthesize a protein in a process called gene expression. For these genes, expression can be divided into two processes, transcription and translation. In eukaryotic cells, transcription occurs in the nucleus, where DNA is used as a template to make messenger RNA. Then in translation,
which occurs in the cytoplasm of the cell, the information contained in the messenger RNA is used to make a polypeptide. During transcription, the DNA in the gene is used as a template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase. This process occurs in 3 stages: initiation, elongation, and termination. During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein, and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogenous bases are grouped into 3 letter codes called codons. The genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are 4 special codons, 1 that codes for start and 3 that code for stop. Translation begins with the messenger RNA strand binding to the small ribosomal subunit upstream of the start codon. Each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule. The type of amino acid is determined by the anticodon sequence of the transfer RNA. Complementary base pairing occurs between the codon of the messenger RNA and the anticodon of the transfer RNA. After the initiator transfer RNA molecule binds to the start codon, the large ribosomal subunit binds to form the translation complex, and initiation is complete. In the large ribosomal subunit, there are 3 distinct regions called the E, P, and A sites. During elongation, individual amino acids are brought to the messenger RNA strand by a transfer RNA molecule through complementary base pairing of the codons and anticodons. Each anticodon of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charged transfer RNA molecule binds to the A site, and a peptide bond forms between its amino acid and the one attached to the transfer RNA molecule at the P site. The complex slides down 1 codon to the right, where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site, and the A site is open to accept the next transfer RNA molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. A release factor binds to the A site at a stop codon, and the polypeptide is released from the transfer RNA in the P site. The entire complex dissociates and can reassemble to begin the process again at initiation.
The purpose of translation is to produce polypeptides quickly and accurately. After dissociation, the polypeptide may need to be modified before it is ready to function. Modifications take place in different organelles for different proteins. In order for a digestive enzyme to be secreted into the stomach or intestines, the polypeptide is translated into the endoplasmic reticulum, modified as it passes through the Golgi, then secreted using a vesicle through the plasma membrane of the cell into the lumen of the digestive tract. Proteins are needed for most physiological functions of the body to occur properly, such as breaking down food particles in digestion, and the processes of transcription and translation make the production of proteins possible. So the next topic which we are going to study is about the mutation. Mutation मतलब किसी भी DNA की जीन में एक चेंज लाना है. ओके, सो कभी कभी क्या होता है, ये नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन म्यूटेशन. तो यहाँ पर हम एक डिजीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज सिकल सेल एनीमिया. यहाँ पर नॉर्मली जो आरबीसीज होते हैं हमारी बॉडी में, दे आर बाय कॉन्केव इन स्ट्रक्चर, और आरबीसीज का काम है टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, द गैसेस ऑक्सीजन, ओके, और इवन टू ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ द आरबीसीज विच इज प्रेजेंट इन अ ब्लड. तो यहाँ पर अगर हम इसकी चेन को देखते हैं, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस की चेन को देखते हैं आरबीसीज में, सो सपोज दिस इज द फिफ्थ अमाइनो एसिड प्रोलीन, दिस इज सिक्स्थ अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, एंड दिस इज अ सेवन अमाइनो एसिड दैट इज ग्लूटामिक एसिड. ओके, यहाँ पर जो चेंज आ रहा है सिक्स्थ अमाइनो एसिड में चेंज आ रहा है, अगर वो ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है या एक्सचेंज हो जाता है वैलीन से, एंड नाउ ऑन द सिक्स्थ अमाइनो एसिड वैलीन द अमाइनो एसिड इट इज प्रेजेंट, तो यहाँ पर ड्रास्टिक आपको चेंज नजर आता है आरबीसीज में. नाउ दिस सी शेप आरबीसी इज कॉल्ड अ सिकल शेप आरबीसीज. नाउ इट इज नो मोर एबल टू ट्रांसपोर्ट दी गैसेस, मतलब अभी ये जो आरबीसीज है किसी काम का नहीं है, यूजलेस है. तो यहाँ पर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच पाएगा बॉडी के सेल्स के लिए, स्पेशली फॉर द ब्रेन सेल्स. तो हियर द पर्सन, here first of all अगर सारे आरबीसीज उसके ऐसे होंगे तो here he is not going to survive for a long period of time. लेकिन अगर आधे आरबीसीज ऐसे हैं, आधे आरबीसीज नॉर्मल है, तो वो सर्वाइव कर सकता है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कैरियर बुलाएंगे, ऐसे पर्सन को हम कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया बुलाएंगे. तो यहाँ पर सी शेप आरबीसीज इसीलिए है क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड की चेंज है, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए लेकिन यहाँ पर वैलीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है. जस्ट हियर दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द म्यूटेशन. सो जो म्यूटेशन है ये चलता ही रहता है इवोल्यूशन में. ये जो इवोल्यूशन है इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. So this is how here the Darwin explained about the evolution. Now in the next topic we will study about the evolution. Thank you.